आज का टॉपिक है विलेयता, सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी को कैसे समझेंगे, कैसे क्लियर करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। और यहीं से विलयन चालू होता है, चैप्टर जो है ना यहीं से चालू होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विलेयता है क्या। देखिएगा, विलेयता, विलेयता सोल्युबिलिटी। सबसे पहले एक कंटेनर लीजिए और एक कंटेनर में आप पानी ले लिए, ठीक है ना, जिसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं या तो इसको विलायक बोलते हैं, या कि क्या बोलते हैं इसको, विलायक। अब ऊपर से इसमें विलेय डाल देते हैं जिसको सॉल्यूट कहते हैं। कौन सी कहते हैं, तो इस विलायक में कितना विलेय को हम डाल सकते हैं, कितना विलेय उसमें घुल सकता है, समझ में आ रहा ना। मतलब 1 लीटर विलायक में या 100 ग्राम विलायक में अधिकतम विलेय की मात्रा विलेयता कहलाती है। अधिकतम विलेय कितना डाल सकते हैं, कितना घुल सकता है। ठीक है, एक कंटेनर ले लिए, एक कंटेनर में मान लिया 100 ग्राम पानी ले लिए, उसमें पहले 20 ग्राम चीनी डाले, देखिए अच्छी तरह से घुल गया। सोचे कि अच्छा इसमें और हम 5 ग्राम डालते हैं, 5 ग्राम और डाले, वो भी देखिए कि थोड़ा सा कठिनाई से घुला लेकिन घुल ही गया। फिर उसमें 5 ग्राम और डाले, फिर घुलाए, देखिए घुल ही गया। 100 ग्राम में 30 ग्राम घुल गया। फिर उसमें और डाले 5 ग्राम, देखिए थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ रहा है लेकिन घुल ही गया, वो भी घुल गया। अब उसमें हम डाल रहे हैं तब वो घुल नहीं रहा है, अब उसका कण नीचे जाके बैठ रहा है। तो वो 100 ग्राम विलायक में 35 ग्राम चीनी का घुलने का क्षमता था। अब वो विलयन जो तैयार हुआ था वो संतृप्त विलयन था। कौन विलयन था, संतृप्त मतलब क्या, अच्छी तरह से घुल उल जाए। असंतृप्त मतलब अच्छी तरह से घुले नहीं। 35 ग्राम से ज्यादा दिए, देखिए नीचे जाके बैठना शुरू हो गया। तो विलेयता वो नहीं कहलाया, विलेय अधिकतम जितना घुल जाए उसी को हम विलेय कहते हैं, विलेय की विलेयता कहा जाता है, समझे ना। तो डायरेक्ट लिखेंगे, जानते हैं क्या परिभाषा, 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की ग्राम में हो, ग्राम में हो, विलेय की विलेयता कहलाती है, विलेयता कहलाती है। जितना आप घुला दीजिए ना, जब तक घुल रहा है, जब तक घुल रहा है विलेयता होगा, नहीं घुलना बंद कर दिया विलेयता खत्म हो गया। ध्यान देना, ये 3 प्रकार के होते हैं बुआ। पहला होता है ठोस की द्रव्य में विलेयता, द्रव्य में विलेयता। दूसरा है द्रव्य की द्रव्य में विलेयता, दूसरा कौन है, द्रव्य की द्रव्य में विलेयता। तीसरा है गैस की द्रव्य में विलेयता, द्रव्य में विलेयता। लेकिन इसमें हम तुमको बताते हैं कि ये थोड़ा मनी पढ़ना है, और ये तो पूरा चैप्टर ही इस पे कवर किया है, ये बहुत पढ़ना है, समझे। ये जो है ना एकदम नहीं पढ़ना है, इस पे हम द्रव्य की द्रव्य में विलेयता नहीं पढ़ेंगे। हमको मेन रूप से पढ़ना है गैस की द्रव्य में विलेयता, ये चैप्टर में बहुत कवर करता है। इसी में एक लॉ पढ़ना है जिसको हम सब कहते हैं हेनरी का नियम। कौन नियम कहते हैं, हेनरी का नियम। ये हर एक साल कभी हेनरी नियम पूछ देगा तो कभी रॉल्ट नियम पूछ देगा, हर एक साल अल्टरनेट करके आते रहता है, समझे ना। तो इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा। और विलेयता 3 ही प्रकार की आपको मिलेगी। पहला मिलेगी ठोस की द्रव्य में विलेयता, दूसरा मिलेगी द्रव्य की द्रव्य में विलेयता, तीसरा मिलेगी गैस की द्रव्य में विलेयता। तो आपको थोड़ा मानी ठोस की द्रव्य में विलेयता और गैस की द्रव्य में विलेयता बहुत पढ़ना है, जबकि बीच में जो है द्रव्य की द्रव्य में विलेयता वो ना के बराबर पढ़ना है, इसको पढ़ने नहीं है। अब यहां पर आ जाओ, चलो पहला टॉपिक हम देते हैं। पहला है ठोस की द्रव्य में विलेयता, इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं सोल्युबिलिटी इन सॉलिड इन लिक्विड।
सोलबिलिटी इन सॉलिड इन लिक्विड, माने ठोस की द्रव्य में विलेयता। इसमें जानते हैं कारक है फैक्टर। फैक्टर क्या है कि कौन कौन कारक से, कौन कौन फैक्टर से कोई भी सॉलिड किसी लिक्विड में जाके घुल सकता है, किसी लिक्विड में जाके विलय हो सकता है। कंडीशन क्या है, तो देखिएगा कारक हैं इसके मेन रूप से दो कारक हैं, दोनों कारक को हम समझा रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं। और एग्जाम में ये वाला आता है, ध्यान में रखिएगा। कह देगा ना एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट देता है, ठोस की द्रव्य में विलेयता के कितने कारक हैं और कौन कौन कारक हैं। तो लिखना है ठोस की द्रव्य में विलेयता के दो कारक हैं। क्या कारक है? पहला कारक विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति। सबसे पहले आप एक बात को समझिए, हमको देखना है कि जो विलेय है क्या वो विलायक में घुलने वाला है कि नहीं। यहीं पर एक कहावत उत्पन्न होता है, वो कहावत है जानते हैं क्या? समान को घोलता है, समान को घोलता है। समझे? जैसे आप लोग पढ़े होंगे लोहा लोहा को काटता है, पढ़े है ना, लोहा लोहा को काटता है। इसका अंग्रेजी जानते हैं क्या है? लाइक डिजॉल्व्ड लाइक, समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। यहां पर समझिएगा ये वर्ड कहां से उत्पन्न आया, ये वर्ड को कैसे हम यहां पर लाए। तो एक बात सोचो कि एक गिलास पानी में एक मुट्ठी बालू को डाल देंगे, क्या घुल जाएगा वो? एक गिलास पानी में एक मुट्ठी चीनी को डाल देंगे, घुलेगा कि नहीं घुलेगा? तो यहां पर पहले विलेय तथा विलायक की प्रकृति को देखिए कि भाई साहब जो विलेय है वो घुलने वाला है कि नहीं है, जो विलेय है वो विलायक में घुलने वाला है कि नहीं है। तो उसके प्रकृति को हम पहले देखेंगे। प्रकृति देखने का मतलब यहां पर वर्ड उत्पन्न हो जाता है कि ध्रुवीय विलेय, ध्रुवीय विलेय, जिसको हम सब कहते हैं अंग्रेजी में पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्यूट। केवल ध्रुवीय विलायक में ही घुल सकता है, ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। एक कंडीशन आया। दूसरा है क्या? अध्रुवीय विलेय, अध्रुवीय विलेय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट। समझे ना? ये केवल अध्रुवीय विलायक में ही घुल सकता है, अध्रुवीय विलायक में। अगर कोई कह दे कि सर ध्रुवीय विलेय को अध्रुवीय विलायक में नहीं घुला सकते हैं, घुलेगा ही नहीं, घुला कैसे सकेगा। जैसे हम यहां पर लेते हैं NaCl नमक, कुछ ले लिए NaCl, एक ले लिए H2O वाटर। नमक को पानी में घोल सकते हैं कि नहीं, तो यहां से पता लग जाएगा आपको। सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में करो। हम पढ़े थे पहले भी ध्रुवीय ठोस अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस अध्रुवीय आणविक ठोस, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े सोलर स्टेट में। ध्रुवीय में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, और अध्रुवीय में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान मतलब शेयर होता है। याद आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन ये लिया इलेक्ट्रॉन ये लिया, दोनों के बीच में सहसंयोजक बंधन बना, वो अध्रुवीय हो गया। अब यहां पर आना, इसको तोड़ते हैं ना तो Na पर प्लस और Cl पर कुछ आता है, इसको तोड़ दिए तो H पर प्लस Cl पर H पर प्लस और H पर कुछ आ गया। कहने का मतलब है कि जो आयन में टूट जाए ध्रुवीय, और जो आयन में ना टूटे अध्रुवीय। ठीक है? अब यहां पर बताओ क्या ये दोनों रिएक्शन करके कौची बना सकता है? तो इसके निगेटिव को इसके निगेटिव ले चल गया, यहां पर NaOH, इधर बन गया HCl। क्या आपको दिक्कत है? बताइए, घुल गया जाके ये। लेकिन अब अध्रुवीय की बात करते हैं तो बेंजीन जो है ना जी, ये हमेशा कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ ही घुलेगा। किसके साथ घुलेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। काहे कि बेंजीन भी अध्रुवीय, इसको आयन में तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड को आयन में तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे, सहसंयोजक बंधन है। तो ये अध्रुवीय है। तो अध्रुवीय विलेय हमेशा अध्रुवीय विलायक में ही घुल सकता है,
अगर कोई कह दे कि सर NaCl को क्या बेंजीन में घोल सकते हैं, तो नहीं घोल सकते हैं। NaCl ध्रुवीय है और बेंजीन अध्रुवीय है। पहले ही बता दिए कि ध्रुवीय विलेय केवल ध्रुवीय विलायक नहीं घुलेगी और अध्रुवीय विलेय केवल अध्रुवीय विलायक नहीं घुलेगी। समझ गए? तो पहला कंडीशन हम बोले क्या कि समान समान को घोलता है, इसका मतलब NaCl जो है या तो वाटर के साथ घुलेगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है बेंजीन के साथ घुलेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड कभी भी वाटर के साथ NaCl के साथ नहीं घुलेगा, क्योंकि एक ध्रुवीय है तो दूसरा कौन सी है? अध्रुवीय है। और ये कंडीशन को फॉलो करना है, लाइक डिजॉल्व लाइक। एक कंडीशन हुआ। कारक एगो पा लिया कि पहले हम देखेंगे कि भाई साहब दोनों घुलने वाला है कि नहीं, माने विलेय तथा विलायक की प्रकृति देखेंगे। दूसरा बात आती है तापमान का। दूसरा कारक होता है तापमान। दूसरा कारक कौन है? तापमान। टेम्परेचर जिसको आप लोग कहते हैं। टेम्परेचर भी दो तरह से उत्पन्न होता है। जैसे हम आप लोग को बताएं, एक टेम्परेचर जो होता है ना उष्मा शोषी और एक होता है उष्मा क्षेपी। एक को कहते हैं इंडोथर्मिक, एक को कहते हैं एक्सोथर्मिक। उष्मा शोषी मतलब क्या? जो उष्मा को ले रहा है, जो उष्मा को कर रहा है। और उष्मा क्षेपी मतलब क्या? जो उष्मा को निकाल रहा है। एक आपको एग्जांपल बताइए उष्मा शोषी का, उष्मा क्षेपी का। उष्मा शोषी चीनी पानी को घोलिएगा ना तो टेम्परेचर दीजिएगा तो भैया घुलेगा वो। उष्मा शोषी पानी और चूना जिसको कहते हैं। कभी आप लोग घर में जाइएगा, एक नाद में पानी डालिए, जब घर उर पोता है नाद में पानी डालिए। आजकल तो नहीं होता है चूना से पुताई, पहले होता था, पहले वही चूना से होता था। एक नाद में पानी डालिए, पानी डालने के बाद एक बोरा चूना जो मार्केट से लाए उसमें डाल दीजिए। देखिएगा हीट निकलना शुरू हो जाएगा, पानी खोलना शुरू हो जाएगा, उससे वेपर निकलना शुरू हो जाएगा। बताइए बिना टेम्परेचर दिए टेम्परेचर निकल रहा है, बिना टेम्परेचर दिए टेम्परेचर निकल रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे प्रोसेस को एक्सोथर्मिक कहा जाता है। उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी, उष्मा। अब यहां पर सोचो कि उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी है क्या? उष्मा शोषी में जितना टेम्परेचर आप लीजिएगा सोलिबिलिटी उतना ही बढ़ेगी। सोलिबिलिटी मतलब विलेयता उतना बढ़ेगा। चीनी पानी ले लिए, पानी में चीनी को डाल दिए, चीनी नीचे जाके बैठ गया, टेम्परेचर देंगे दोनों घुलेगा। लेकिन जिससे उष्मा बाहर निकल रहा है और कहीं उसमें जाके और टेम्परेचर दे दिए तो जो घुलने वाला पदार्थ रहेगा वो तो ऊपर उड़ जाएगा। नहीं तो एक बात समझना कि उष्मा शोषी में क्या होती है ना, टेम्परेचर देने पे विलेयता बढ़ता है, विलेयता कुछ होता है। लेकिन उष्मा क्षेपी में क्या होती है कि टेम्परेचर देने पे विलेयता घटती है, विलेयता कुछ होती है। तो ये जो यहां पर हम लागू कर रहे हैं ठोस की द्रव में विलेयता का, यहां पर तो बहुत कम यूज है इसका। अभी जो यूज करेंगे ना यहां पर देखिएगा कैसा प्रभाव पड़ेगा। गैस वाला में, गैस वाला में एकदम डायरेक्टली हिट करता है ये, वो तो प्रयोग कर सकते हैं घर में भी जाके, समझे। तो जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी एक पढ़े ठोस की द्रव्य में विलेयता, अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं गैस की द्रव्य में विलेयता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा गैस की द्रव्य में विलेयता, अब इसके कारक जानते हैं, एक और बढ़ जाता है वो, समझे। और वही कारक आपको हेनरी लॉ निकल के आता है। देखिएगा यहां पर बात करते हैं ना गैस की द्रव्य में विलेयता के कारक कौन कौन हैं, तो इसके 3 कारक हैं। पहला कारक अभी जस्ट मैंने समझाया, पहला कारक था विलेय तथा विलायक की प्रकृति, विलेय तथा विलायक की प्रकृति, समझे। यहां पर भी यही कारक है। दूसरा बताया अभी क्या, तापमान। दूसरा कौन सी है, तापमान। इसको थोड़ा यहां हम समझाएंगे, वहां पर समझावे कि इसका जरूरत नहीं था ज्यादा, यहां समझाएंगे। सोचो कह रहा है क्या, एक बात समझना, एक कंटेनर है यहां पर समझो, और ये कह रहा है क्या, गैस की द्रव्य में विलेयता। अब यहां पर विलायक जो है ना
वो गैस है, द्रव्य है। विलायक कौन सी है? द्रव्य है जो विलायक है, समझे। अब गैस की मतलब विलेय जो है ना वो गैस है। विलेय कौन है? गैस है। अब एक गैस को जल में या विलायक में कैसे कैसे आप घुला सकते हैं? सबसे पहले तो हम देखेंगे, पहलौका की बात कर रहे हैं कि गैस की प्रकृति देखेंगे और विलायक का प्रकृति देखेंगे, दोनों घुलने वाला है कि नहीं है। अगर घुलने वाला नहीं है तो वहीं पर रिजेक्ट कर दो, घुलने वाला है तो आगे बढ़ा सकते हैं। चलो घुलने वाला था, विलय तथा विलायक की प्रकृति को देख लिया कि दोनों घुलने वाला है। दूसरा हम बात करते हैं तापमान। दूसरा कौन सी बात करते हैं? तापमान। अब सोचो यहां पे तापमान दो होता है, एक ऊष्मा शोषी जिसको कहता है इंडोथर्मिक, कौन सी कहा जाता है? थर्मिक। और दूसरा होता है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक क्या है? एक्सोथर्मिक क्या है? इंडोथर्मिक जिसको ऊष्मा की जरूरत होती है, ऊष्मा की कौन सी होती है? जरूरत। और एक्सोथर्मिक जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा कौन सी होती है? अब सोचो तुम एक कंटेनर लिए, अभी कंटेनर में ऊपर से गैस के कण को डाल दिए, आई कंटेनर को ढक दिए, ये कंटेनर को क्या किए? ढक दिए। नीचे से टेम्परेचर दिए, नीचे से क्या किए? पहले ये टेम्परेचर इसमें नहीं था, नीचे से टेम्परेचर दिए, नीचे से क्या किए? टेम्परेचर दिए। तो जब टेम्परेचर देंगे तो गैस के कण जल के कण में जाके घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा। यहां पर आओ, यहां पर मिला क्या जानते हैं क्या? तापमान बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। विलेयता कुछ हो रहा है? बढ़ रहा है। सुन लो अब यहां पे किसमें बात कर रहे हैं? ऊष्मा शोषी में, क्योंकि उसको टेम्परेचर की जरूरत था। ठीक है, ऊष्माक्षेपी में क्या किया ना, ये ऊष्मा शोषी का हम कंडीशन बताए हैं कि तापमान को बढ़ा रहे हैं ना तो उसका विलेयता कुछ हो रहा है? बढ़ रहा है। ऊष्माक्षेपी में क्या कर रहे हैं कि ठीक है ये कंटेनर है, इसमें गैस के कण, ये पहले से विलायक था, गैस के कण जैसे ही इसमें हम दिए इससे वेपर निकलना शुरू हो गया। वेपर निकलना कुछ हो गया, जैसे एक नाद में चून को डाले थे तो खोलना शुरू हो गया था, और ऐसे ही वेपर निकलना शुरू हो गया। अब बताओ एक्सोथर्मिक की चर्चा कर रहे हैं, इसमें अगर नीचे से टेम्परेचर देंगे तो वेपरवा और लौट के घुल जाएगा इसमें, कि नीचे से और तेजी से निकलना शुरू हो जाएगा। और जब निकलना शुरू हो जाएगा तो वह जाके घुलेगा। इसको कहने का मतलब है ना कि एक्सोथर्मिक में तापमान को बढ़ाइएगा ना बुआ तो और विलेयता घट जाएगा। विलेयता कुछ हो जाएगा, नीचे मुंह आ गया, घट गया। समझा रहा ना? ये कहां पर होती है? ऊष्माक्षेपी में। चलो तापमान खत्म हो गया। दो कंडीशन तो पढ़ा दिए कि इसके दो कारक आए, पहला विलेय तथा विलायक प्रकृति, दूसरा तापमान। तीसरा कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा कारक है दाबमान। तीसरा कौन सी है? दाबमान, जिसको आप प्रेशर भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? प्रेशर। यहीं से निकल के आता है हेनरी लॉ। कौन लॉ आता है? हेनरी लॉ। देखिएगा एक कंटेनर लिए, एक लिए हैं कंटेनर, सुनना यहां पे, इस कंटेनर में हम विलायक को डाल दिए हैं। इस कंटेनर में क्या किए हैं? विलायक है, और ऊपर से गैस के कण को डाल रहे हैं। यहां पर विलेय है गैस, विलेय के रूप में कौन है? गैस। अब विलायक में कौन सी है? द्रव्य होगा कुछ, यही ना है। चलो गैस के कण को डाल दिए, गैस के कण को क्या किए? डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहां पे क्या हो रहा है, जो हम प्रेशर दे रहे हैं ऊपर से, प्रेशर अगर देना पड़ेगा हमको तो हम कहां पर प्रेशर देंगे? गैस के ऊपरी सतह पर कि जल के ऊपरी सतह पर? गैस के ऊपरी सतह पर। जब गैस के ऊपरी सतह पर प्रेशर देंगे तो गैस के अणु क्या विलायक में जाके घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा कि नहीं घुलेगा? सुन लो पहले, गैस के ऊपर अगर हम प्रेशर दे रहे हैं तो विलायक के अणु
विलायक में विलय के अणु घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को, यही नियम को हेनरी का नियम कहा जाता है। अब इसी को पलट के हम लिखेंगे, समझे ना? क्या है ना, सुनो, किसी भी विलयन में या किसी भी विलायक के ऊपर, किसी भी विलायक के ऊपर गैस पर लगाया गया आंशिक दाब, आंशिक दाब उस गैस की विलायक में विलेयता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। एकदम डायरेक्ट स्टेटमेंट है, वह घर में प्रयोग कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। अब देखो यहां पर एक वर्ड हम जोड़े हैं, ये आंशिक कहां से आया? ये आंशिक वर्ड जोड़ दिए, आंशिक कहां से आया? देखो आंशिक कहां से आया, इसको अभी प्रूफ भी करके दिखाएंगे। चलो एक कंटेनर है, कंटेनर में मान लिया हम पानी ले लिए, कंटेनर में क्या लिए? पानी ले लिए, कंटेनर में पानी ले लिए। पानी लेने के बाद यहां पर ऑक्सीजन गैस है, ये मान लिया तो ऑक्सीजन है, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर कोई और गैस है। 3 तरह के गैस ले लिए। कितना तरह के गैस? 3 तरह। आंशिक मतलब क्या होता है? आंशिक मतलब जहां पर लगाएंगे वही जाके घुलेगा, ये नहीं कि पूरा घुल जाएगा। अब बताइएगा, प्रेशर यहां पर लगाइएगा, हाइड्रोजन गैस घुलेगा जाके? प्रेशर यहां लगाइएगा, नाइट्रोजन जाके घुलेगा? प्रेशर यहां लगाइएगा, नाइट्रोजन जाके घुलेगा? नहीं। आंशिक मतलब होता है कि जिस पे आप दाब लगा रहे हैं वही जाके घुल रहा है, जितना दाब लगा रहे हैं उतना ही जाके घुल रहा है। हम लगाएंगे, कहने का मतलब है कि एक कंटेनर है, एक ग्लास है, एक ग्लास में पानी भर दिए, ऊपर से कोई गैस डाल दिए, ऊपर से धीरे धीरे चाटेंगे, धीरे धीरे चाटेंगे। अगर धीरे धीरे चाटेंगे तो क्या वो गैस तेजी से जाके घुल जाएगा? नहीं, जितना प्रेशर देंगे उतना ही तेजी से घुलेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली, समानुपाती। बोल रहा है क्या? किसी भी कंटेनर में किसी विलायक के ऊपर गैस पर, किसी विलायक के ऊपर किस पे? गैस पे लगाया गया आंशिक दाब उस विलेय की विलायक में विलेयता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। माने गैस की विलायक में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना दाब देंगे उतना ही गैस पानी में जाके घुलेगा, दाब नहीं देंगे नहीं घुलेगा। यही चीज है हेनरी लॉ बोला था। अब इसी को पलट के बोल दिया वो हेनरी साहब, बोल दिए क्या कि किसी भी विलायक के ऊपर गैस पर लगाया गया दाब, समझ में आ रहा ना? किसी भी विलायक के ऊपर गैस पर लगाया गया दाब उस विलेय की विलायक में मोल अंश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब कह दिया सर मोल अंश कहां से आ गया? मोल अंश कहां से आ गया? बात बोला ना कि अब बताइए, पहले से वो शुद्ध विलायक था, पहले से कौन था? शुद्ध विलायक था। अब ऊपर से गैस के कण हम डाल रहे हैं, उसमें गैस के कण कौन कर रहे हैं? तो बताना क्या उस विलायक में मोल नहीं बढ़ेगा? मोल बढ़ेगा। अरे पहले से एक, मान लिया सिंपल सी बात समझो, एक कंटेनर है, उसमें पानी है। चलो उस समय तो मानते हैं कि पानी का वजन कुछ और होगा, 5 kg, 2 kg, 1 kg जो भी है। अगर उसमें हम 50 ग्राम चीनी डाल दें तो 50 ग्राम चीनियां बढ़ ही ना जाएगा उसमें, कि नहीं बढ़ेगा? मोल बीच में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब मोल बढ़ा तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, मोल अंश भी बढ़ जाएगा। मोल अंश क्या था? किसी एक अवयव के मोलों की संख्या बटा कुल अवयव के मोलों की संख्या। अब यहीं पर हेनरी साहब का स्टेटमेंट आया क्या? इसको पहले स्क्रीनशॉट करो जल्दी में।